वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। तो कैसे हैं आप? इस वीडियो का थोड़ा सा रूप स्वरूप बदला हुआ है बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर डॉक्टर अतुल सिंह हैज सजेस्टेड मी टू ट्राई दिस मेथड ऑफ टीचिंग। सो मैंने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली है और उनका एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है अकाउंट्स का, अकाउंट्स हैंगआउट के नाम से। जैसे मेरा नॉलेज हैंगआउट है, उनका है अकाउंट्स हैंगआउट। गो एंड चेक हिज चैनल एंड यू विल गेट एक्सीलेंट एंड ऑसम कंटेंट ओवर देयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस डिमांड, जो कि हाईलाइटेड है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको समझ लेते हैं। एक्सेस का मतलब आपको पता ही है, जब कोई चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट से या आपकी जितनी भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाती है तो कहते हैं एक्सेस। व्हेन एक्चुअल डिमांड इज मोर देन द प्लान्ड और रिक्वायर्ड डिमांड नेसेसरी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये चीज़ मैंने अभी तक अंडरलाइन की नहीं थी, इसीलिए जब फुल एम्प्लॉयमेंट जिस पॉइंट पे होना चाहिए उसको जिस रिक्वायर्ड डिमांड की ज़रूरत है, जब उससे भी ज़्यादा डिमांड यानी कि मोर डिमांड हो जाती है, कौन सी डिमांड? एक्चुअल डिमांड। तो हम क्या कहते हैं कि डिमांड अब एक्सेस हो गई है। क्लियर? तो इसमें कोई शक या शंका वाली बात नहीं होती, बहुत आसान चीज़ है। चलिए अब इस डायग्राम में इसको हम देख लेते हैं। क्लियर? ऊपर आप एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन है और कुछ चीज़ें हम मेंशन अब करेंगे। क्लियर? तो इस डायग्राम में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। जो दिखाई गई मैं उनका नाम गिना देता हूं आपको। जो आपका वाई एक्सिस है वहां पर बना हुआ है एडी और एएस कर्व। जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पर है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। क्लियर? ये जो ब्लैक कलर से लाइन गई है वो बाद में स्ट्रेट हो गई है, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? पेन क्यों नहीं चल रहा है? यस, चल गया। और जो यहाँ पर दो तरह की एडी दिखाई पड़ रही हैं, ये एडी रिक्वायर्ड है यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ये जो एडी है वो एक्सेस एडी है। क्लियर? यानी कि इसको मैं नाम देता हूँ एक्स पोस्ट, क्योंकि ये एक्चुअल है, और ये क्या था? एक्स एंड, जो कि रिक्वायर्ड थी। तो ये पॉइंट जो ई पॉइंट था, वो पॉइंट कैसा था? ये पॉइंट था जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अटेंड कर लेते। तो इस पॉइंट को पाने के लिए आपको इस एडी की ज़रूरत थी, लेकिन अभी एडी कहाँ पहुँच चुका है? इसके ऊपर, यहाँ तक पहुँच चुका है। क्लियर? तो जो इसके बीच का गैप है, जो एक्चुअल एडी और रिक्वायर्ड एडी के बीच का जो गैप है, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर बता देता हूँ। इसको कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? चलिए देखिए, यहाँ पर रेड कलर से लिखा भी हुआ है, द गैप बिटवीन एक्सीडेड डिमांड एंड रिक्वायर्ड डिमांड इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए, ये एक्सेस डिमांड है, एक्सीडेड डिमांड है, और ये एक्चुअल डिमांड थी, सॉरी हाँ सही बता रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड डिमांड थी और ये एक्सीडेड डिमांड है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है? ये देखिए इन्फ्लेशनरी गैप मैंने बनाया है, ये वाला डिस्टेंस जो है। क्लियर? तो यहाँ पर आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, यानी कि ई से E1 का जो डिस्टेंस है ये क्या है? आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक, इतनी पॉइंट समझ में आई। अब पढ़ते हैं वो कारण जिनकी वजह से एक्सेस डिमांड एराइज हो रही है इकोनॉमी में। वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अचानक से आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई है? तो चलिए आते हैं रीजंस पे। पहला रीज़न है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर लोगों के बीच में जो पैसे की सप्लाई है, मुद्रा का जो आवंटन है, वो बढ़ा दिया जाए, क्लियर, तो क्या होगा? अब लोगों के पास पैसा है, लोगों की परचेजिंग पावर है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है साल भर का लेखा जोखा, उसके अलावा भी वो परचेजिंग करता है या अपने एक्सपेंडिचर को एक्सटेंड करती है गवर्नमेंट, तो भी क्या होता है? डिमांड एक्सीड करती है। क्लियर? चलिए इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे आते हैं। इसका प्रोपेंसिटी का तो मतलब पता ही है आपको, प्रवृत्ति। अब लोगों में कंज्यूम करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना पसंद करते हैं, पैसा बचाना कम प्रेफर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन सेविंग हो गया है। क्लियर? तो जब कंजम्पशन ज़्यादा है तो क्या होगा?
लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो एक्सेस यानी कि एक्सीड कर जाएगी। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है वो पैसा, आपकी सैलरी का वो पार्ट जो टैक्स और अदर लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद आपके पास बचता है खर्च करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स से इसका जो एग्जांपल है वो है रिडक्शन इन टैक्स। अगर टैक्स में कमी कर दी जाए, लेट्स से कि आपकी इनकम थी लेट्स से 50,000 रुपये, जिस पे आप 5,000 रुपये इनकम टैक्स भरते थे। क्लियर। अब आपको पता चला कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिड्यूस कर दिया है, अब आपको सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स पे करना है। नाउ आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 3,000 रुपये से बढ़ गई। तो पहले आपके पास 45,000 रुपये होते थे खर्चा करने के लिए, लेकिन इस वक्त कितने हैं, 48,000, 48,000 रुपये हैं। यानी कि 3,000 से आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज कर गई। तो जब 3,000 रुपये से आपके पास पैसा बढ़ गया है तो अब उस 3,000 रुपये को आप क्या करेंगे, कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे और आप मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिट फैसिलिटीज़। पहले क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने 0% पे कोई भी चीज़ें फाइनेंस नहीं होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हर जगह पर 0 फाइनेंस पे चीज़ें मिल रही हैं। क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़बरदस्ती फ़ोन कर के बनवाते हैं कि भाई साहब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, मतलब आपके पास ज़रूरत नहीं है फिर भी क्रिएट कर देते हैं वो। क्लियर। तो इस वजह से क्या होता है, इंसान के पास पैसा नहीं होता लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है ड्यू टू क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्या होता है, इकोनॉमी में तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है बॉस, और उससे होता क्या है, एक्सेस डिमांड होती है। ठीक। डिक्रीज इन इम्पोर्ट। बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में 135 करोड़ जनसंख्या है। ठीक। उसमें से 35 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो इम्पोर्टेड गुड्स ही यूज़ करती थी, तो हमारे यहाँ इकोनॉमी में 100 करोड़ की डिमांड होती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उस 35 करोड़ जनसंख्या ने कुछ बदलाव दिखाया और उसने क्या किया कि 35 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे थे जिन्होंने इम्पोर्टेड सामान को यूज़ करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, वो इंडियन जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको कंज्यूम करेंगे, यानी कि आपकी इकोनॉमी में अब गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो 10 करोड़ से बढ़ गई है। क्लियर। तो इससे क्या होता है, इससे भी एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अभी तक आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते थे विदेशों में, अगर उनकी रिक्वायरमेंट अब बढ़ जाए तो क्या होगा, अब आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आपके ऊपर डिमांड का प्रेशर आ रहा है। क्लियर। तो इंक्रीज होना एक्सपोर्ट, मान लीजिए मैं पहले 100K गुड्स यानी कि 1,000 गुड्स का लीजिए 1000K, 1000 जो गुड्स थे वो मैं सप्लाई करता था, लेकिन इस बार मुझे जो ऑर्डर आया है वो आया है 1500K का। तो क्या हुआ, 500K से मेरी जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से भी क्या होता है, जो फुल AD रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा AD हमको मार्केट में देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये तो वो कारण थे जिनकी वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट पे। स्टैटिक प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे लिखा है, और यही पॉइंट है जो इस डायग्राम से ही जस्टिफाई हो सकता है और किसी अदर डायग्राम से जस्टिफाई नहीं हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से ये डिमांड कर्व जो है आपका, ये जो AD कर्व है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है इन कंपैरिजन टू अदर। तो चलिए अब वो टाइम आ गया है और उसको समझ लेते हैं। तो लेट्स से आपकी जो बुक में डायग्राम बना हुआ वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये और ये। क्लियर। इसी तरीके से बना है ना, ये एक AD है फुल का, ये AD है एक्सीडिंग का, ये आपका AS कर्व है। am I right? ये यहाँ पर पॉइंट दिखाया गया है, ये यहाँ पर पॉइंट दिखाया गया है, ये इस तरह से दिखाया गया है, और ये जो गैप है इसको इन्फ्लेशनरी गैप बताया जाता है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, इस थ्योरी के हिसाब से, केन्स की थ्योरी, जब आप पूरी डेडिकेटली केन्स की ही थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा पॉपअप में, आई बटन के बगल में, आप उसको देख सकते हैं। उस पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें साफ साफ केन्स ने बताया, ये जो
ये जो आपका डायग्राम है ये क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड है, ये जो है वो केन्स के थ्योरी पर बेस्ड डायग्राम है। उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमी में अगर मेरे पास 100 लेबर हैं और मैंने 100 के 100 लेबर को एम्प्लॉयड कर दिया तो इसके बियॉन्ड अब मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? इसीलिए क्या है, प्रोडक्शन स्टैटिक है, अब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं और इस यहाँ पर मैंने क्या बनाया वो आउटपुट, यानी कि यहाँ पर भी आउटपुट ही होगा। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, यानी आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्शन का सफ़र है वो पूरा किया है। यही तो समझ में आता है। और आपकी ये एएस की लाइन जो है वो इस पॉइंट के बियॉन्ड एक्सीड हो कैसे रही है, ये समस्या है। केन्स ने कहा कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट गो इनइलास्टिक, जो एएस है वो क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है, इसमें किसी भी तरह की कोई इंक्रीमेंट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो हाउ कैन यू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल टू नो। क्लियर? इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ये डायग्राम ना बनाएं। क्लियर? क्योंकि जस्टिफिकेशन जो इस पॉइंट का है स्टैटिक प्रोडक्शन, इसमें लिखा है स्टैटिक प्रोडक्शन यानी कि देयर इज नो चांस टू इंक्रीज द आउटपुट, लेकिन आप यहाँ साफ साफ दिखा रहे हैं ना कि आपने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, ये आपका रिक्वायर्ड था, जहाँ पर आपका फिर मैंने कि 100 के 100 लेबर एम्प्लॉयड थे, तो भैया ये पॉइंट कहाँ से आया। क्लियर? इस पॉइंट में ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। 100 लेबर लगा के मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन मार्केट में डिमांड एक्सीड कर गई, ठीक है ना। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, स्टैटिक प्रोडक्शन। अभी भी क्या है, प्रोडक्शन स्टैटिक है, यानी इसी एम पॉइंट पर ही आउटपुट चल रहा है, अभी कोई एक्सीडिंग नहीं हुई है, आउटपुट में नहीं हुई है। क्लियर? अगला पॉइंट, इकोनॉमी रीचेस फुलर यूटिलाइजेशन लेवल। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास इकोनॉमी में 100 लेबर थे और मैंने 100 के 100 लेबर को लगा दिया, मेरी जितनी मशीनरी टूल्स ही सारे की सारी इस वक्त एम्प्लॉयड हैं। इन दैट केस आई कैन से दैट इकोनॉमी रीचेस द फुलर यूटिलाइजेशन लेवल। क्लियर? अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको और किसी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेवल भी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट आपको समझाएगा कि इस स्टैटिक प्रोडक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को और फिर इस डायग्राम पे बात करेंगे। इकोनॉमी ने 100 लोगों को लगाकर यहाँ तक का प्रोडक्शन चालू कर लिया, लेकिन डिमांड यहाँ तक की आ गई। अब होगा क्या, जिन लोगों के पास पैसा है, और ये रियल सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल सिचुएशन में क्या होता है, जब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, और जब ज़्यादा पैसे देते हैं तो क्या होता है, हायर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्राइजेस राइज कर जाते हैं। यही पॉइंट कहलाता है आपका इन्फ्लेशन। क्लियर? और इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, महंगाई। ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये क्या दर्शाता है, आपको महंगाई की सिचुएशन दर्शा रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो हो क्या रहा है, यहाँ मैंने 100 लेबर लगा के आउटपुट प्रोड्यूस किया, लेट से 10,000, ठीक है ना, 10K मैंने प्रोडक्शन किया। इसके बाद भी अब डिमांड मेरी इवन तक जा रही है, अब मैं इसके बियॉन्ड तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, उन्हीं लोगों को अपना सामान बेचूंगा जो मुझे क्या करेंगे, हायर प्राइस पे करेंगे। आई होप you are understanding it very clearly, there is no case of creating any doubt। जो भी है आप करंट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए समझ सकते हैं। चलिए अगला है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अब ध्यान से देखिएगा, 100 लेबर है, मार्केट में डिमांड जारी है। अब एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। एक कंपनी, एक फैक्ट्री में लेट से 10 लेबर काम करते थे। 10 लेबर की कैपेसिटी थी कि वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे एक दिन में, और ऐसी ही 10 फैक्ट्रियाँ थीं। क्लियर? 10 लोग एक एक फैक्ट्री में काम करते थे, 100 लेबर थे और 10 फैक्ट्री में काम करते थे, तो 10 × 10 100 लेबर एम्प्लॉयड थे। क्लियर? यानी कि फुलर यूटिलाइजेशन लेवल अचीव कर चुकी थी इकोनॉमी में। लेकिन क्या हुआ, अब लेबर्स को लगा कि जब मालिक एक्स्ट्रा पैसे देकर ये सामान बेच रहा है तो क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। और फिर लेबर लोग पहुंच गए मालिक के पास और उन्होंने कहा, मालिक हमको इतनी सैलरी में अब काम नहीं चल रहा है हमारा। तो मालिक ने कहा, फिर बोले भाई सैलरी बढ़ाओ। बोले अगर नहीं बढ़ाया तो बोले कोई बात नहीं, मार्केट में और सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ काम कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में तो सप्लाई कम पड़ी हुई है ना, तो हम जहाँ जाएंगे हमारा काम तो बन जाएगा। तो मालिक ने कहा,
मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है भाई, इसको तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो हो क्या रहा था, अब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पता है कि हमारी यहाँ पर ज़रूरत है, हमारी वैल्यू है मार्केट में, तो वो अपना मुंह मांगा प्राइस मांगने लगते हैं। तो है क्या, इसी तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है ना वो बढ़ने लगती हैं। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, लेट से किसी एक जगह पर एक मशीनरी की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब हर फैक्ट्री में एक जनरेटर की ज़रूरत है क्योंकि लाइट बहुत जा रही है आजकल, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। मेरे पास 5 जनरेटर्स हैं, क्लियर। अब मैं किन लोगों को जनरेटर दूंगा? अब देखिए मेरा जनरेटर जो क्या है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्लियर, क्योंकि मेरे जनरेटर से ही क्या होता है, वहाँ की फैक्ट्रियों की मशीनरी रन करेगी। तो ऑब्वियसली माय जनरेटर बिकेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मैं उसको किराए पर दे रहा हूँ। तो मैं किराए पे किसको दूंगा? जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा, यानी कि मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो मैंने आपको 2 तरीके से एग्जाम्पल समझाए, यानी कि एक लेबर का एग्जाम्पल देके समझाया जो वेरिएबल फैक्टर है, दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया जनरेटर जो कि फिक्स फैक्टर में आता है, यानी कि मशीन एंड टूल्स में आता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। अब आते हैं इस डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस में। मैंने कहा कि प्रोडक्शन में अब कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एक्सेस डिमांड में इतना प्रोडक्शन कर देंगे, ये जो गैप है, तो क्या होगा, प्राइस राइज तो करेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपने अल्टीमेटली इस डिमांड पॉइंट को इस अपनी सप्लाई कर से सेटिस्फाइड कर दिया। यानी कि मार्केट में जितनी डिमांड थी आपने उतनी सप्लाई करके उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा तो किसी भी एंगल से प्राइस जो है वो राइज नहीं करेगा, क्लियर। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, हाई प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है जो इस डायग्राम में शो होती है। इस डायग्राम में पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आप इसके बियॉन्ड कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी लेवल पर काम कर रहे हैं। और क्या है, आपके पास 10,000 गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स हो गई है। तो अब जो आपको ज़्यादा पैसे देगा उसी को आप ये सप्लाई करेंगे, क्लियर, क्योंकि सप्लाई कैसी है, इनइलास्टिक हो चुकी है। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट लगता है तो यू कैन रीच मी थ्रू योर कमेंट्स, ओके। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग नॉलेज हैंग आउट। और ये जो मेथड ऑफ टीचिंग था इस पेपर पे पढ़ाने का, ये कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द हेल्प ऑफ कमेंट, ओके। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।